हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी लोगों को एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज जहाँ पे हम आईआईटी जैम के पेपर सॉल्व। हम अभी शुरू किए थे 2026 के फिजिक्स पेपर के। तो हमने फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर रखा है। सेकेंड वीडियो में हमने कल ही क्वेश्चन नंबर 11 से 20 कर दिया और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। तो क्वेश्चंस की तरफ हम जाएं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि आप मेरे साथ जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको। और प्रॉपर गाइडेंस प्रिपरेशन थ्योरी क्लासेस के लिए आप हमारे साथ कक्षास पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे सानू सर क्लासेस लेते हैं, गाइडेंस देते हैं और मैं भी आपको मिल जाऊंगा वहीं पे। तो प्रॉपर पेपर सॉल्विंग के लिए आपको कक्षास पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डीपीपी मिलेंगे, थ्योरी क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही। तो इससे आपका प्रिपरेशन बूस्ट होगा। आपको एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि अच्छा मार्क्स लाना और रैंक लाना, ताकि आपकी ड्रीम कॉलेज आपको मिले। तो अगर आपको जो भी हेल्प मिलते हैं, यू शुड ट्राई टू गेट ऑल दैट हेल्प। और हमारा फोकस, हमारा गोल भी यही रहता है कि स्टूडेंट्स का जो एम है, जो उनका ड्रीम कॉलेज है, वहां तक उनको पहुंचाया जाए, उनकी गेट तक हम छोड़। तो ये इंफॉर्मेशन के साथ अभी हम क्लासेस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की तरफ जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आप। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस आप मेरे सॉल्यूशंस देखने से पहले आप एक बार ट्राई करना कि पॉज करके वीडियो आप खुद एक बार सॉल्व करो। सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसके बाद आप सॉल्यूशन, और अगर हो गया तब भी आप वीडियो देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ इनसाइट शेयर करता रहूंगा कि एग्जाम में मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, कैसे मैंने अप्रोच किया, हाउ आई सॉल्व द पेपर क्वेश्चन, कैसे मैं मेरा मैंने आइडियाज कहाँ से लाए, कौन सी फॉर्मूले यूज, कैसे सोचा। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आप पेपर जब देने जाते हो, क्लास में बैठ के क्लास में बैठ के यहाँ पे घर पे बैठ के रूम पे क्वेश्चंस करना और एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। तो इसीलिए आप एक बार वीडियो भी देखना, मैं जैसे शेयर कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैंने कैसे अप्रोच किया क्वेश्चन को। उससे आपको भी आइडिया मिलेगा कि कैसे करना है, कैसे सोचना है, कैसे अपने नर्वस, जैसे अभी एग्जाम में जाने के बाद थोड़ा सा डर लगता है, नर्वस फील होता है, उसको कैसे काम डाउन कर सकते हैं। किसी ने बोला है ना कि द बेस्ट वे टू लर्न इज फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो व्हाई नॉट लर्न इट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ एआई वन। इट मे साउंड ओवरली सेल्फ सेंटर्ड बट इट्स इज ट्रू कि आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखना या फिर किसी और के एक्सपीरियंस सीखना, दोनों सेम चीजें हैं, जस्ट प्रोवाइडेड कि आप सीखने की एम से देख रहे हो। ठीक है, तो लेट्स लर्न। मैं कैसे सोच रहा था, क्या हुआ था। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अ मास अटैच्ड, तो ये क्वेश्चन कैसे, ये क्वेश्चन क्या है। अ मास अटैच्ड टू द बॉटम end of a vertical massless spring stretches the spring by delta x. The system executes oscillation with a time period t equals to system executes oscillation with a time period t equals to 0.2 second. The value of delta x in centimeter rounded off to the nearest integer is। तो हमें क्या क्या दिया है, एक मासलेस स्प्रिंग दिया है, उसका टाइम पीरियड दिया है कि अगर कोई सिस्टम उस पर अटैच करे तो उसका, अगर उसको ऑक्सीलेट कर दे तो उसका टाइम पीरियड कितना हो। ठीक है, तो ये दिया है। तो हमें क्या निकालना है कि उस मास की वजह से कितना स्ट्रेचिंग होगा सिस्टम में। ठीक है, तो हमें पता है सबसे पहले इसमें क्या चाहिए हमें, ये बना दो आप। फिर यहाँ पे एक मास अटैच किया। ठीक? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, दो फॉर्मूलेस। एक हुक्स लॉ का, हुक्स लॉ में क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स, ये इक्वेशन है ना, कितना स्ट्रेचिंग हो रहा है वही तो डेल्टा एक्स है इस इक्वेशन में।
तो एक ये हुक्स लॉ हो गया हमारा, और दूसरा हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अंडर रूट एम ओवर, ये दो फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले याद है तो अभी इन्हीं में ही सब्स्टिट्यूशन करके हमें डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट और चीज क्या है हमारे पास, कि जब मासलेस स्प्रिंग है, सॉरी मासलेस स्प्रिंग है और उस पर कोई मास हमने अटैच किया, तो ग्रेविटी के अंदर जब वो मास क्या होगा, कहां तक स्ट्रेच करेगा, जहां तक वो हुक्स लॉ का जो फोर्स आएगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो उसके वेट के इक्वल ना हो जाए। इसलिए हम ये हुक्स लॉ वाले इक्वेशन को किससे इक्वेट कर सकते हैं, उसके वेट के साथ। k टाइम्स डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एम, यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एम बाई के, ये हमने निकाला फोर्स को इक्वेट करके, कि मास कोई स्प्रिंग है उस पर कोई मास अटैच कर दिया हमने, तो ग्रेविटी में क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा, ग्रेविटी उसको पुल करेगा, बट वहीं तक पुल कर सकता है जब तक उसका रिस्टोरिंग फोर्स उसकी ग्रेविटी वेट के साथ इक्वल ना हो जाए। अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए तो उसके बाद वो स्ट्रेच नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाएगा, वहां पे मूव नहीं करेगा। इसलिए वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जितना स्ट्रेचिंग होगा वो डेल्टा एक्स रिस्टोरिंग फोर्स जो देगा वो उसके वेट के इक्वल हो जाएगा उस पॉइंट। ठीक है, इज दिस क्लियर सभी को? ये क्लियर है, तो यहाँ पे अभी क्या करना है हमें, एम बाई के, हाँ, ये टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले से, यहां से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, 4 पाई स्क्वायर एम बाई के। तो एम बाई के की जगह पे क्या रख सकते हैं, स्क्वायर बाई, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे डेल्टा एक्स वाले इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं। डेल्टा एक्स हमारा क्या हो, एम बाई के था, एम बाई, देखिए अब ये एम बाई के है, तो एम बाई के की जगह पे क्या रख देंगे अभी, टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे। अब यहाँ पे आप सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, बाकी सब सब तो अलजेब्रा ही थे। यहाँ पे आपको सोचना क्या था, यहाँ पे दिमाग लगाने वाली चीज क्या थी, कि कोई भी मास अगर स्प्रिंग पे हैंग किया है गया है, तो रिस्टोरिंग फोर्स और उसका ग्रेविटी जिस पॉइंट पे इक्वल होगा वही उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और उतना ही स्ट्रेचिंग हो सकता है। ठीक है, अंडर ग्रेविटी तो सिंपली अगर ग्रेविटी में सिर्फ है तो उतना ही स्ट्रेचिंग होगा, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो फोर्स इक्वल्स टू के डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट हमने क्या किया, टाइम पीरियड को इक्वेट किया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला से एम बाई के निकाला टाइम पीरियड के फॉर्म में, क्योंकि हमारा हमारा वैल्यू किस फॉर्म में दिया गया है, सिर्फ हमें तो क्वेश्चन में सिर्फ इंफॉर्मेशन टाइम पीरियड दिया गया है, इसलिए टाइम पीरियड यहां से निकाल, यहां से ये यूज करेंगे, एम बाई के को टाइम पीरियड के फॉर्म में लिख दिया, स्क्वायर डिवाइडेड 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ से डेल्टा एक्स वाला इक्वेशन में हमने रख सब्स्टिट्यूट करके डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाल, यहाँ पे अगर हम रखें टी स्क्वायर, क्वेश्चन में 0.2 दिया है सेकेंड, 4 पाई स्क्वायर इंटू 9.8, अगर ये रखें तो कैलकुलेटर में कितना आ जाएगा, नाइन पॉइंट, क्या आ रहा है आपका, 0.009929। हमें आंसर किस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे चाहिए हमें डेल्टा एक्स इन सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पे हमने सारे एसआई यूनिट यूज किए थे, इसलिए ये क्या आएगा, मीटर्स में आएगा, तो हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 0.9929 सेंटीमीटर डेल्टा एक्स। ठीक है, तो अगर हम इसको नियरेस्ट इंटीजर में अगर हम राउंड ऑफ कर दें, ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर नियरेस्ट इंटीजर में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक है,
ओके, क्लियर। तो यहाँ पे आपको स्प्रिंग वाले सारे में ही, स्प्रिंग वाले इक्वेशन में, स्प्रिंग वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्या क्या याद रखना चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए हुक्स लॉ, जो इक्वेट करेगा फोर्स इक्वल्स टू टी डेल्टा एक्स को, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और नेक्स्ट इक्वेशन टाइम पीरियड का आप रख लो, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम बाई के। यहीं से आप ओमेगा भी निकाल सकते हो, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो होगा आपका अंडर रूट के बाई एम, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई टाइम पीरियड होता है। ये इतना याद रखना है। और फिर एक नेक्स्ट चीज क्या याद रखनी है आपको, कि जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ये स्प्रिंग में अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका ऑसिलेटरी मोशन जो होगा वो होगा x इक्वल्स टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा, ठीक है। साइनसोइडल कर्व बनेगा, और यहाँ पे ओमेगा सेम यही ओमेगा है, और एक्स नॉट क्या है हमारा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अगर इतने फॉर्मूलेस कंसेप्ट आपको याद है और कैसे यूज करना है पता है, तो आप स्प्रिंग वाले सारे क्वेश्चंस लगभग कर सकते हैं, ज्यादा नहीं चाहिए स्प्रिंग के लिए, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 22, आप एक बार देखिए फिर इनको करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, अ पार्टिकल इज रोटेटिंग along a circular path with uniform speed v, as shown in the figure, while moving from point P to Q subtending an angle theta, the magnitude of the change in its velocity is। यहाँ पे क्या करना है आपको, वेलोसिटी का चेंज निकालना है, स्पीड का चेंज नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, स्पीड v है। अगर आप देखोगे तो P पॉइंट पे इसका वेलोसिटी, सर्कल बनाता हूं मैं, P पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और जैसे यहाँ Q पॉइंट पे आएगा, तो Q पॉइंट पे इस टेंजेंट डायरेक्शन में रहेगा, डायरेक्शन में। तो यहाँ पे V, इसका मैग्नीट्यूड सेम होने से भी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंस कुछ आएगा, ठीक है। तो वही वेलोसिटी का डिफरेंस निकालना है हमें, और उसका मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक है। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं मैं, इसको फिगर बना के सिर्फ स्पीड्स को लिख के। तो ये अगर सपोज सेंटर है, ठीक है, ये जा रहा है Q पॉइंट पे लाइन, ये जा रहा है P पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे स्पीड इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी या v, यहाँ पे वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये v1 हो गया, ये v2, और इन दोनों के P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच में एंगल अगर थीटा है, ठीक है, यही निकालना है हमें। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, वेलोसिटीज को ज्वाइन करते हैं ऐसे, दोनों को एक पॉइंट से ही स्टार्ट कराने के लिए, तो दोनों को मूव कराते हैं, मूव करा के ऐसे ज्वाइन कराते हैं। ये वाला वेलोसिटी हो गया, वाला ऐसे करो, या फिर टिप टू टेल ज्वाइन करते हैं, टेल टू टिप वाला जो है ना, वेक्टर को ऐड करने के लिए। तो क्यू पॉइंट को ही सिर्फ मूव कराते हैं, क्यू पॉइंट वाले वेलोसिटी को हो जाएगा, और ये नीचे पॉइंट वाला, यहाँ पे पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, वेलोसिटी ऐसे है दोनों का, तो दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए अभी, यहाँ पे हम कोसाइन लॉ यूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। कोसाइन लॉ यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये एंगल चाहिए, यहाँ पे ये वैल्यू सपोज ये अल्फा है, तो ठीक है। तो ये अल्फा निकाल सकते हैं क्या हम, ये अल्फा निकालने के लिए क्या करना है हमें, ये जो क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी है उसको एक्सटेंड करते हैं, और ये पी पॉइंट वाले वेलोसिटी के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है।
तो क्योंकि हम जो दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स थे v1 और v2, उनको हम ओरिएंटेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, बस उनको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। टिप टू टेल ज्वाइन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको सिर्फ डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा, अल्फा ही होगा। जो एंगल हम पी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है और Q पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, इन दोनों वेलोसिटीज के बीच का जो एंगल होगा, वो ये अल्फा होगा। ठीक है, तो ये अल्फा निकाल सकते हैं क्या हम यहाँ पे? इज दिस पॉसिबल? तो हाँ, ये पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, टेंजेंट पॉइंट है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। P और Q क्या है, जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंशियल होगा ना, P पॉइंट पे भी और Q पॉइंट पे भी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, रेडियस वेक्टर के साथ 90 डिग्री बनाएगा, इसलिए ये दोनों 90 डिग्री हो गए, तो इनसाइड में भी 90 डिग्री हो जाए। तो 90 डिग्री एंगल है ये दोनों, और ये थीटा है, तो ये अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी 90 180 माइनस थीटा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। तो दो 90 डिग्री है, तो 180 डिग्री हो गया, चारों को जोड़ने से थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 प्लस 90 प्लस टू 360 होना चाहिए। यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो अल्फा आ जाएगा 180। ठीक है, ये तो क्लियर होगा, ज्योमेट्री ही था, सिंपल। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए अभी, ये v माइनस v2 कितना होगा, ये वाला वेक्टर होगा ना, दोनों का डिफरेंस वेलोसिटी का। ठीक है, सॉरी, ये डिफरेंस नहीं होगा, ये ऐड होगा। डिफरेंस होगा अगर q को हम उल्टा कर दें, ये होगा डिफरेंस। दिस विल बी, q को हम उल्टा कर देते हैं, p माइनस दोनों वेलोसिटी, अब ये जो आएगा ये होगा v2, सॉरी v1 माइनस v2 वाला। ठीक है, यहाँ पे तो हम डायरेक्शन चेंज नहीं किए थे, तो p प्लस क्यू आ जाएगा ना, यहाँ पे वेक्टर एडिशन से वाले वेक्टर v1 हो जाएगा प्लस v2। हमें क्या चाहिए, दोनों का डिफरेंस चाहिए हमें, v2 माइनस v1 चाहिए या फिर v1 माइनस v2। यहाँ पे ऑर्डर से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ डिफरेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, डिफरेंस का एंगल के साथ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम v1 माइनस v2 निकाले या फिर v2 माइनस v1, दोनों सेम ही है। यहाँ पे मैं v1 माइनस v2, तो देखो अगर ये स्पीड v है, ये स्पीड v है, ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो 180 माइनस अल्फा क्या है, थीटा है ना, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, v1 माइनस का मैग्नीट्यूड, कोसाइन लॉ यूज करते हैं। कोसाइन लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल बना, सपोज ये a है, ये b है और ये c, और ये एंगल सपोज थीटा। कोसाइन लॉ क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab cos। ठीक है, लॉग कोसाइन यही है, तो यहाँ पे भी ये सेम यही चीज यूज करना है हमें, यहाँ पे भी तो ये वाला वेक्टर, और ये हमें चाहिए डिफरेंस, यहाँ पे थीटा है, ये v है, ये भी v है, हमें ये चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसको हम सपोज c मान देते हैं, क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, दोनों a और b दोनों v ही है, माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab। ab क्या है, दोनों ही v है, और ये cos, तो सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, स्क्वायर इक्वल्स टू 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूट करें तो स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा बचेगा। अभी बताओ, आपको पता होगा cos थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से अगर सब्स्टिट्यूट करें तो साइन 1 माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
इसका मतलब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन करना है, 2v² और यहाँ पे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होगा c²। लास्ट में अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो 4 करते हैं, 4v² sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो हम लिख सकते हैं 2v sin थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो c का वैल्यू आ जाएगा सिंपल, 2v sin थीटा बाई, यही क्या है, दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इज दिस क्लियर सभी लोगों को? मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि क्या किया हमने, इसमें भी थोड़ा सा टफ लग सकता है। इसमें ज्यादा क्या था, ज्योमेट्री और अलजेब्रा ज्यादा था। क्वेश्चन का कंसेप्ट एक बार समझ गए अगर आप, तो ये करने में थोड़ा टाइम लगेगा बट रॉन्ग नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमें, पी और क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है। पी पॉइंट पे वेलोसिटी कहाँ है और क्यू पॉइंट पे वेलोसिटी कैसा है। फिर क्या करना है, दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, दोनों वेलोसिटी के बीच का एंगल, और हमें क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना। डिफरेंस मींस क्या होता है, v1 माइनस v2 निकालो आप, या फिर v2 माइनस v1 निकालो। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है ना हमें। चेंज इन वेलोसिटी मींस डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट ही करना है ना हमें। तो v1 माइनस v2 मैंने यहाँ पे किया है, तो v1 माइनस v2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका रिवर्स डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन लेके फिर हम क्या करते हैं, दोनों के बीच का अब जाके एंगल निकालते हैं। पी और क्यू के बीच का एंगल तो अल्फा था पहले, पी पॉइंट की वेलोसिटी और क्यू पॉइंट की वेलोसिटी एंगल, बट हमें पी माइनस क्यू निकालना है, v1 माइनस v2 निकालना है, तो क्यू को हमने रिवर्स किया, तो अभी जो एंगल होगा उन दोनों के बीच का वो हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। 180 माइनस अल्फा कितना है, थीटा है सिंपल। इसका मतलब डिफरेंस जब निकाल रहे होगे आप सर्कल, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो रेडियस वेक्टर का एंगल बनेगा वही उन दोनों। और उसके बाद हमने कोसाइन लॉ लगाया क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए था। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोसाइन लॉ में है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab cos थीटा। ठीक है, जहां पे सी कौन सा साइड लेंगे, हम हमेशा एंगल के अपोजिट वाले साइड को सी मानते हैं, कन्वेंशन। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा सेम वही सारी कंडीशंस दी गए। हमें दो वेलोसिटीज पता है, दो साइड लेंथ, हमें थर्ड साइड लेंथ हमें पता करना है। थर्ड साइड लेंथ को सी मानते हैं और दोनों साइड लेंथ जो गिवन है उनके बीच का एंगल थे, तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये करके बाकी हमने अलजेब्रा किया। अलजेब्रा करके लास्ट में हमने एक और सब्स्टिट्यूशन किया, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमने सी का वैल्यू निकाला। इस जो सी आया है, ये सी ही क्या है, वेलोसिटीज का डिफरेंस है, चेंज इन वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड है। तो इस बेसिस पे हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इज क्लियर। ठीक है, ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आप सीधे ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके या कुछ भी करके, जो आपको कंफ्यूजन हो इतने सारे क्वेश्चंस में वो सारे आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन, एलसीआर सर्किट। क्वेश्चन में यू वोंट बिलीव, ये एलसीआर सर्किट मैंने उतना नहीं किया था, मैंने लास्ट के बस एक हफ्ते में ही किया था, और आई वाज लकी कि ये क्वेश्चन सच में आ गया। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे समझ सकते हो आपकी, लास्ट लास्ट में मैंने थोड़ा प्रैक्टिस किया था पास्ट पेपर से और फॉर्मूलेज याद किए थे, और उसमें से भी 3-4 क्वेश्चंस तो सेम टू सेम वही पड़ गए थे। तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना था, फॉर्मूलेज याद किए थे मैंने अच्छे से, कौन से फॉर्मूले लग सकते हैं, और वो फॉर्मूलेज को बस यूज किया है। चलिए फिर ये क्वेश्चन देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन में क्या है, एक सीरीज एलसीआर सर्किट है। सीरीज एलसीआर सर्किट में सब सीरीज में, ये रजिस्टर हो गया सब, ये कैपेसिटर हो गया,
ये तीन ऐसे ज्वाइंट है, तो हमने क्या दिया है, एक एसी करंट के साथ। एसी करंट कितना है हमारे पास, 50 वोल्ट। ये मैक्सिमम वोल्टेज है। एसी करंट क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है ना, एसी करंट में ऐसे होते हैं। तो ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक है। और हमारे पास ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया गया है 400 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो सीरीज एलसीआर सर्किट आपको सॉल्व करना है, या फिर एलसीआर सर्किट कोई भी हो, अगर सॉल्व करना है तो एक सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। रिएक्टेंस बोलते हैं। रिएक्टेंस सबसे पहले रजिस्टर का रिएक्टेंस कितना होता है, उसका रेजिस्टेंस ही होता है। तो एक्स आर का रिएक्टेंस कितना होगा, सिंपली उसका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे, 40 ओम, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें कैपेसिटर का चाहिए, तो कैपेसिटर का कितना होता है, 1/J ओमेगा सी। यहाँ पे जे क्या है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आयोटा यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आयोटा आई सिंबल जो होता है वो करंट के लिए यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए यहाँ पे जे यूज करते हैं आयोटा की जगह पे। ये इमेजिनरी नंबर ही है, अंडर रूट आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट -1 जो है ना, वो सेम यही क्वांटिटी है यहाँ पे जे का मीनिंग, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। फिर हमें एक और नेक्स्ट चीज चाहिए, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर, ठीक है। तो ये होता है आपका जे ओमेगा। अच्छा, इंडक्टर को एल से नोट करते हैं, तो यहाँ आर मीन्स रेजिस्टर, सी मीन्स कैपेसिटर, एल मीन्स इंडक्टर, ठीक है। ये सिंबल थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, बट आप याद कर सकते हो। यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दें 1/ओमेगा सी, ओमेगा हमारे पास दिया है 400 और कैपेसिटर दिया है 62.5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो इसको अगर हम रखें ओमेगा की जगह पे 400, 62.5 इंटू 62.5 माइक्रोफैरेड है, तो ऐसा यूनिट में 10 फैरेड हो जाएगा। तो हम रखें कैलकुलेटर में 400 इंटू और क्या आ जाएगा आपका 40 बाई जे, और जे को हम न्यूमरेटर में लेके जाए तो ऊपर नीचे जे मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव 40, और इसका भी यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा। और ये जे मीन्स वो आई हैड जे हैड, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, यहाँ पे जे मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या बोलते हैं आपका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी जो कांस्टेंट है अंडर रूट -1 वो है यहाँ, तो ये हमेशा क्लियर रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स में जे का मीनिंग वही होता है सिंपली। और सिमिलरली यहाँ पे यूज करें तो जे 400। और इंडक्टर कितना है, इंडक्टेंस एल कितना है, 175 मिली हेनरी। मिली हेनरी मीन्स 10 की पावर माइनस, ये यूज कर दे, क्या आएगा आपका 70, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे मैंने आयो जे के फॉर्म में क्यों रखा है, क्योंकि जे के फॉर्म में अगर आप याद रख लोगे, नेक्स्ट फॉर्मूला याद करना बहुत ही ज्यादा यूज है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है हमेशा, एक्स आर प्लस एक्स सी प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो अगर आप,
एक्स आर 40 था, माइनस 40 जे एक्स था प्लस 70, तो इसको हम यूज कर दें अच्छे से, 40 प्लस 30 जेड में, जेड का वैल्यू, ये टोटल इम्पीडेंस है, ठीक है। तो टोटल इम्पीडेंस यहाँ पे अगर आप देखो तो आयोटा के सॉरी इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में ना कॉम्प्लेक्स, तो हमें जो ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें जो यूजफुल होता है वो यहाँ पे इम्पीडेंस का क्या बोलते हैं, रियल कंपोनेंट और इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं यूज होता, का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 40, ये हो जाएगा, ये सॉल्व करके देख सकते हो आप। तो इम्पीडेंस सर्किट का टोटल इम्पीडेंस कितना है, 50 ओम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी चीजें बता दी, बट मुझे याद थे ये पहले भी, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एक बार ये अच्छे से देख लेना, याद कर लेना इन सारी चीजों को, आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस आपको जल्दी जल्दी, बस इसमें क्या करना है, आपको इम्पीडेंस निकालना है, टोटल इम्पीडेंस, तो यहाँ पे 50 आ गया, और उसके बाद आप ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं और क्वेश्चन में क्या पूछा है। कभी भी एलसीआर सर्किट दिखे ना, मेरा तो यही होता है, कभी भी मैं एलसीआर सर्किट अगर मुझे दिखा, सबसे पहले मैं टोटल इम्पीडेंस निकाल देता हूँ, कितना इम्पीडेंस है, और उसके बाद ही मैं ऑप्शंस या क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमें निकालना है ऑप्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर लेस देन 50, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है इंडक्टर में, कैपेसिटर में, रेजिस्टर में, और फिर द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द, हाँ यही तीन, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है तीनों का, ठीक है। तो मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, जब मैक्सिमम इनपुट आएगा तभी तो मैक्सिमम वोल्टेज होगा ना, कहीं पे भी ड्रॉप। अगर आप सोचो कि बैटरी से अगर आप 2 वोल्टेज दे रहे हो, तो आउटपुट भी तो 2 वोल्टेज ही एक्सपेक्ट कर सकते हो ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना है हमारे पास, इस सर्किट का मैक्सिमम वोल्टेज है हमारे पास 50 वोल्ट, तो जब 50 वोल्ट अप्लाई करेंगे तभी तो मैक्सिमम वोल्टेज आ सकता है। यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, रेजिस्टर के लिए निकालेंगे तो सीरीज एलसीआर सर्किट है, सीरीज में क्या होगा, रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई जेड इनटू, ये मैक्सिमम वोल्टेज आ जाएगा रेजिस्टर की। सिमिलरली जब कैपेसिटर के थ्रू निकालेंगे तो वहां पे एक्स डिवाइडेड बाई जेड तीनों, सेम इसी तरीके से इंडक्टर की तरफ निकालेंगे जब, तीनों, तो ये सारे तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं और ऑप्शन से एनालाइज करेंगे। तो आर कितना था हमारे पास 40, जेड 50 है, इंटू ई नॉट कितना है, और ई नॉट कितना है हमारे पास, ई नॉट भी 50 वोल्ट, यहां से करने से आपका 40 वोल्ट आ गया। तो रजिस्टर के थ्रू मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 40 है। इंडक्टर की सॉरी एक्सी, कैपेसिटर के थ्रू निकालने के लिए, कैपेसिटर का एक्स कितना था हमारे पास, -40 था, माइनस डिवाइडेड बाई 50, यहाँ पे भी जो आएगा वो आएगा -40, ये वोल्ट ही आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट हमें नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखने जाए, इसका मैग्नीट्यूड दिया जाएगा 40 वोल्ट ही। फिर इंडक्टर के थ्रू, इंडक्टर का कितना था, 70 जे था, डिवाइड बाई 50, टू कितना आ जाएगा ये 70। यहाँ पे भी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या, 70, तो रजिस्टर के थ्रू 40 है, कैपेसिटर का भी 40 है, वी आर 40, वी सी 40, और वी एल कितना है 70, ठीक है। तो अभी ऑप्शन से एनालाइज करते हैं, ऑप्शंस में क्या क्या है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज लेस देन 50, इंडक्टर का मैक्सिमम वोल्टेज लेस देन 50 है क्या, लेस देन 50 नहीं है ना, उसका तो 70 है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, इंडक्टर का 70 है हमारे पास,
तो ये फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया यहीं पे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 60 इज मोर देन 60, ये भी गलत है, वहां पे 40 था। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, ये भी गलत है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल्स द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, ये वाला सही है, दोनों को 40 था ना। ठीक है, तो मैंने एग्जाम में भी सेम इसी तरीके से ही किया था। मैंने ये क्वेश्चन देखा, सिंपली सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, रेजिस्टर निकाल दिया पूरा, इम्पीडेंस, टोटल इम्पीडेंस निकाल दिया, और फिर मैंने ऑप्शंस देखा, तो ऑप्शंस में मुझे देख के पता चल गया कि सारे वोल्टेजेस निकालने, रेजिस्टर के थ्रू भी, कैपेसिटर के और इंडक्टर के थ्रू भी, तो तीनों मैंने वोल्टेजेस निकाल दिया और फिर ऐसे एनालाइज कर दिया। ठीक? तो मुझे आई डोंट थिंक मुझे 2 मिनट से ज्यादा लगा था ये क्वेश्चन करने के लिए एग्जाम, क्योंकि क्वेश्चन टाइम थोड़ा सा कंसेप्ट एक बार अगर आपको पता है कि क्या पाथ फॉलो करना है, तो उसके बाद क्वेश्चन करना उतना भी टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेटर में ही जितना टाइम लग जाए। ठीक है, यहीं पे आप देख सकते हो कि सिंपल सिंपल से ही नंबर थे। रजिस्टर का क्या बोलते, रजिस्टर का 40 आ गया, कैपेसिटेंस 40 आ गया, और क्या बोलते हैं इंडक्टर का 70 आ गया, टोटल 40 प्लस 30 आ गया था। तो मैग्नीट्यूड भी 50 आ जाएगा इसका, तो ये मुझे याद ही, आप लोगों को भी याद होगा ना, 3 + 4, अगर 3 और 4 है इमेजिनरी नंबर्स में, आई मीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, तो उसका हमेशा 5 ही होता है ना। बाकी तो इजी ही था निकालना, निकाला और फिर एनालाइज कर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोरियर सीरीज का। फोरियर सीरीज, फोरियर सीरीज में क्या था, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले फोरियर सीरीज देखते ही सबसे पहले मैं जो फंक्शन है, वो फंक्शन को मैं दोनों तरफ एनालाइज करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ से कर्व बन रहा है पाई तक। ठीक है, इसको क्या करता हूं मैं, शिफ्ट करता हूं थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ भी, तो नेगेटिव की तरफ शिफ्ट करूं तो ऐसे ही बनेगा ना, सेम ही। यहाँ पे देखो तो अगर आप, ये क्या कोई इवन या ऑड फंक्शन जैसा बन रहा है, इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन एंड ऑड। इवन फंक्शन में क्या होता है कि जैसे ओरिजिन के राइट साइड में जैसा फंक्शन है, सेम उसी शेप का ही अगर लेफ्ट साइड की तरफ भी बने, उसको बनते हैं इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन में क्या होता है, शेप सेम होता है बट क्या होता है, उल्टा इन्वर्टेड होता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप देखो कि कोई फंक्शन ऐसे है, अगर नेगेटिव हाफ में भी सेम ऐसा ही फंक्शन बने, तो इसको बोलते इवन। बट अगर वहीं पे सेम बने बट उल्टा, राइट साइड में ऊपर की तरफ था तो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ बन रहा है, इसको बोलते हैं हम ऑड फंक्शन। तो फोरियर सीरीज में हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन में आपका बी एन जीरो होता है, और ऑड फंक्शन में क्या होता है आपका ए नॉट। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन वाले फंक्शन को देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे ये ना इवन है ना ऑड है। अब देखो, ऐसा कोई बन ही नहीं रहा ना, अगर ये इवन होता तो इसका शेप ऐसे होना चाहिए, तरीके से बनना चाहिए था, इवन होता तो। अगर ऑड होता, ओके ओके एक सेकेंड, हाँ ये ऑड है क्या, ये ऑड है ना, ऑड है, सॉरी, ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये इवन नहीं है बट ऑड है। ऑड में देखो तो आप, ये देखो फंक्शन का शेप सेम है, बस उल्टा हुआ है ना, ओरिजिनली ऐसे होना चाहिए था, बट ये क्या हुआ है, इन उल्टा हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ ही वो उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो गया है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑड फंक्शन का लगेगा। ऑड फंक्शन में क्या होता है, ए नॉट और ए एन जीरो होते हैं। यहाँ पे देखते हैं ए नॉट, ऑल ए एन आर जीरो, ऑप्शन बी सिंपल यहीं से एन आर।
ऑल ए एन आर 0, यहीं से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको फोरियर सीरीज करना है ना, कभी भी फोरियर सीरीज का सोल्यूशन निकालना है, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ये जो फंक्शन का निकालना है वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन। अगर इवन या ऑड फंक्शन अगर आप निकाल पाते हो तो आप क्वेश्चन बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ए नॉट और ए एन 0 होगा ही होगा, क्योंकि ऑड फंक्शन, बाकी कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसके लिए कोई सोल्यूशन निकालने ही नहीं पड़े। ठीक है, फिर क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, इससे एक और चीज मुझे बतानी थी। अगर आप ऐसे देखो तो कुछ क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम लगते हैं, कुछ क्वेश्चंस में कम लगते हैं। ऐसे आप बैलेंस कर सकते हो, कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी होंगे, जैसे यही वाला क्वेश्चन में बस आपको इवन या ऑड फंक्शन पता है तो आप सिम बहुत ही जल्दी बस 30 सेकंड में निकाल सकते हो इसका आंसर। तो ये 30 सेकंड में निकालने के बाद आपके पास जो टाइम बचा, पर क्वेश्चन अगर आप देखो ऑन एवरेज आपको 2 मिनट 2.5 मिनट मिलते हैं। तो अगर आप ये 30 सेकंड में निकाल रहे हो, आपके पास अभी भी 2 मिनट एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन के, वो आप किसी टफ क्वेश्चन में लगा सकते हो। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी है टेलर सीरीज। यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपांड एफ एक्स इक्वल्स टू अराउंड एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 अप टू सेकेंड ऑर्डर इन कोएफिशिएंट ऑफ। ठीक है, तो टेलर सीरीज में क्या होता है, टेलर सीरीज में कोई भी फंक्शन है, किसी भी फंक्शन को कैसे एक्सपांड करते हैं, फंक्शन को एक्सपांड करते हैं हम एफ एफ डैश ए एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर 2 प्लस यही सीक्वेंस आपको फॉलो होता जाएगा, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ, पावर भी ऐसे बढ़ता जाएगा। टेलर सीरीज में यही होता है। तो हमारे पास यहाँ एफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यू माइनस 1/, ठीक है। तो इसमें आपको क्या निकालना, और ए कहाँ पे हमें इसको एक्सपांड करना है, इस पॉइंट के अराउंड। ए यहाँ पे दिया है 1, एक्स नॉट जो दिया है ना वही यहाँ पे क्या है, ए है हमारा। टेलर सीरीज में एक्सपांशन जब करते हैं तो एक सेंटर लेते हैं, वो सेंटर को क्या मानते हैं, हम ए मानते हैं। क्वेश्चन में सेंटर कितना दिया है, एक्स नॉट इक्वल टू 1, तो वही हमारा यहाँ पे भी। ठीक है, तो हमें इसको एक्सपांड करना है टेलर सीरीज में अप टू सेकेंड ऑर्डर इन एक्स। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर तक ही सिर्फ एक्सपांड करना है हमें। सेकेंड ऑर्डर तक एक्सपांड करने के लिए क्या करेंगे हम, ये पावर 2 तक करेंगे, मतलब ये बाकी के जो टर्म है उनको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी के टर्म नहीं चाहिए हमें, बस यही तक। तो हमें यहाँ पे देखो तो आप क्या क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले चाहिए एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 1, और 1 सब्सटीट्यूट कर दें, ये 1 माइनस 1/8। ठीक है, एफ ऑफ 1 हो जाएगा ये। एफ डैश 1 निकालना है हमें, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होगा 3x² और हमें सब्सटीट्यूट एक्स हो जाएगा। सिमिलरली एफ डबल डैश भी निकालना है, ये भी 1 पे। एफ डबल डैश फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो 6x हो जाएगा, ये भी x इक्वल 1 पे निकालना है। तो ये तीनों चीजें क्वांटिटी निकालने के बाद क्या करना है, अब हमें बस टेलर सीरीज में रखना है इसको। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 7/8 हो गया, प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 3, तो एक्स माइनस 1 का 1/1 फैक्टोरियल, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव 6, यहाँ पे एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई, तो अगर हम सॉल्व करें 7/8 प्लस 3x माइनस 3, 1 फैक्टोरियल 1 होता है,
और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 ये कर देंगे 3, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अभी हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या चाहिए हमें कि x का कोफिशिएंट कितना होगा। ठीक है, हमें x का सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे x है। एक x यहाँ पे है, x यहाँ पे है। एक से अच्छा x माइनस 1 है, सॉरी ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ना, ये होल। तो यहाँ पे एक x है और सेकेंड x यहाँ पे है। सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x निकालना, तो बाकी क्यों सॉल्व करना है हमें, सिंपली यही लिख देते हैं। तो एक 3x है और दूसरा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस, ये बन गया माइनस। तो x का कोफिशिएंट कितना होगा, सिर्फ सिर्फ हमें x का कोफिशिएंट चाहिए था ना, तो इसलिए हमने पूरा सॉल्व नहीं किया। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक यूज करके। आप भी ऐसा कर सकते हो कि जो चीजें नहीं चाहिए उनको वही वैसे ही छोड़ दो, जो चीजें चाहिए सिर्फ उनको ही सिंप्लीफाई करो आप आगे। ठीक है, हमें एक्स स्क्वायर का नहीं चाहिए, कांस्टेंट टर्म्स कितना है वो भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए एक्स का वैल्यू, एक्स के कांस्टेंट कितने आएंगे। तो यहाँ पे एक एक्स का टर्म है 3x और दूसरा यहाँ पे है 2x, और ये माइनस 2x है, और माइनस 2x के साथ ये 3 भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x है। 3x माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा। तो कोफिशिएंट आ गया हमारा -3। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें याद रखने की चीज, आपको टेलर एक्सपांशन का फॉर्मूला ही था। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ चाहिए था हमें। टेलर सीरीज का एक्सपांशन का फॉर्मूला याद रखो, और फिर सेकेंड ऑर्डर तक हमें एक्सपांड करना है, तो इसका मतलब हमें एक्स स्क्वायर तक ही जाना है, ये याद रखना है। एक्स क्यूब की तरफ नहीं जाना है हमें एक्स स्क्वायर ये सेकेंड डेरिवेटिव तक के ही जाना। ओके नाइस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। Consider a 2 by 2 matrix A. The determinant of A is -1 and the trace A equals 1. Which of the following gives the eigenvalues of A? I believe आपको ये फॉर्मूला याद भी होगा, आई गेस। आइगन वैल्यू और डिटर्मिनेंट और ट्रेस का है फॉर्मूला। ये इसका करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले से। सबसे पहले क्या है हमारे पास, अगर किसी भी 2 by 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 by 2 का मैट्रिक्स है अगर, तो उसकी आइगन वैल्यू जो होते हैं, अगर लैम्डा है, उसका इक्वेशन बनता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ए का डिटर्मिनेंट इंटू लैम्डा ट्रेस इन ट्रेस ऑफ ए टाइम्स लैम्डा प्लस क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल्स टू जी। ये होता है 2 by 2 मैट्रिक्स का हमेशा, और ये 2 by 2। ये ध्यान रखना आप, ये 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है ना, ट्रेस इज इक्वल टू द सम ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है, और डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइगन, ठीक है। तो इसीलिए हम कब आप लोगों ने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये होता है ना। सेम यहाँ पे भी वही है कि लैम्डा का इक्वेशन बना सकते हैं ऐसे हम, लैम्डा का दो वैल्यू होते हैं, तो ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ लैम्डाज होता है, सारे आइगन वैल्यूज का सम होता है ट्रेस। ट्रेस यहाँ पे ए रख दिया,
और डिटर्मिनेंट क्या होता है, सारे आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट की जगह पे वो रख दिया डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये अगर फॉर्मूला याद है आपको तो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे हमें पास ट्रेस दिया हुआ है, ट्रेस इज 1 और डिटर्मिनेंट इज -1, वहां पे सिर्फ आपको वैल्यूज रखना है और लेमडा का वैल्यू निकाल देना है। फिर माइनस ट्रेस 1 दिया है, डिटर्मिनेंट -1 दिया है, 1 है और डिटर्मिनेंट -1। तो इसको सॉल्व करते हैं, -1। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो आप। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस अंडर स्क्वायर -4 बाई। इस फॉर्मूले में अगर देखो, यहाँ से a इक्वल्स टू 1 है, b इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू, पुट कर दो बस, -1 माइनस माइनस माइनस, a 1 है, -1 जाएगा 1 माइनस 1 प्लस स्क्वायर बाई 2। आपका आंसर आ गया 1 प्लस माइनस, ये हो गया आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज किससे मैच हो रहा है, यहाँ ऑप्शन देखिए अगर, तो 1 प्लस रूट 5, 1 माइनस रूट 5 बाई 2, बी का ऑप्शन मैच हो रहा है। अब अगर देखो तो बी और सी थोड़े सिमिलर है, बट ध्यान देना यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है। सी में डिवाइड बाई 4, ऑप्शंस हमेशा अच्छे से पढ़ना आप। ऐसा कभी कभी होता है कि 2 और 4 दिमागी है, कभी कभी अगर कंफ्यूजन हो गया, दिखा नहीं अच्छे से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना आपका आंसर। इसीलिए ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना का आंसर हो जाएगा। हमारा डिवाइड बाई 2 ही आया था ना। ठीक है सिस्टर, जस्ट लुक एट इट। यहाँ पे क्या करना है, हमें कर्ल ऑफ दिस वेक्टर निकालना है। हमें एक वेक्टर दिया है, उस वेक्टर का हमें कर्ल निकालना है, और सिर्फ एक बार कर्ल नहीं निकालना है, 2 बार कर्ल निकालना है, कर्ल ऑफ अ कर्ल निकालना है। कर्ल ऑफ अ कर्ल यहाँ पे निकालते हैं। तो कर्ल का आप लोगों को डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला जो है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जो निकालते हैं, वो आपको याद रहना चाहिए। जैसे अगर कोई भी वेक्टर फील्ड है, एफ इक्वल्स टू एक्स आई हैट प्लस एफ वाई के हैट है। इसका अगर कर्ल निकालने जाओगे आप, कर्ल क्या कैसे निकाल सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट हैट डी डी है डी डी, ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीजें ही रखनी है हमें। तो वेक्टर फील्ड देखते हैं, वेक्टर फील्ड क्या है। तो वेक्टर फील्ड अगर आप देखोगे, यहाँ पे वेक्टर फील्ड क्या दिया है, एक्स वाई जेड के हैट, का मतलब ये वेक्टर फील्ड का जो कंपोनेंट है ना, सिर्फ वो जेड हैट की डायरेक्शन में ही है, सिर्फ जेड एक्सिस के अलाउंग ही है। तो आई हैट और जे हैट का डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ एक्स, वी एक्स और वी वाई क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये दोनों कंपोनेंट जीरो है, और के हैट के डायरेक्शन में कितना है, एक्स वाई जेड है। यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं।
आई हैट के डायरेक्शन में आ जाएगा आपका 3, यहाँ पे ये, यहाँ पे वाई हैट के साथ अगर डेरिवेटिव ले लें, कर ली माइनस, जब जे हैट के लिए निकालने जाएंगे तो ये निकालेंगे, एक्स के साथ डेरिवेटिव लेने के साथ, और फिर प्लस के हैट के साथ, के हैट का दोनों 0 0 ही है। यहाँ पे अभी जो कर्ल आ गया एक्स जेड आई हैट हो गया माइनस वाई जेड के हैट, ठीक है। तो अभी फिर से इसका कर्ल निकालना है, एक बार कर्ल निकाल के जो रिजल्ट आया हमारा फिर उसका कर्ल निकालना है ना, तभी तो होगा ना हमारा डेल क्रॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा अभी आई हैट डी डी एक्स डी डी वाई डी डी, एक्स कॉम्पोनेंट है हमारे पास एक्स जेड, वाई कॉम्पोनेंट है हमारे पास माइनस वाई जेड, और इस बार जेड कॉम्पोनेंट के हेड के डायरेक्शन में कुछ नहीं है तो वो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये निकालते हैं, तो आई हेड के डायरेक्शन में ये दोनों का माइनर लेते हैं, हो गया आई हेड, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है माइनस, इसका जेड के साथ डेरिवेटिव ले ले तो माइनस वाई से, चलिए माइनस जे हेड के साथ लेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस, फिर से जेड के साथ लेंगे प्लस के हेड के साथ जब लेंगे होगा, इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ लेना है, तब वाई के साथ, तो यहाँ पे दोनों ही 0 आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका रिजल्ट वाई आई हैट प्लस वाई आई हैट और एक्स जे हैट, मैच कर क्या होगा, कर्ल क्या दिया है अब यहाँ यहाँ पे देखते हैं, कर्ल क्या आया हमारा वाई आई हैट और एक्स जे हैट, सिर्फ आंसर नहीं निकालना है हमें हमें यहाँ पे, ये आंसर निकालने के बाद तो एनालाइज भी करना है, देखता हूँ वाई आई हैट प्लस एक्स जे हैट, तो ये देखो तो यहाँ पे आपका जेड कंपोनेंट नहीं है ना, तो जेड कंपोनेंट नहीं है अगर तो ये क्या होगा, ये जो वेक्टर फील्ड है जो भी वेक्टर है वो क्या होगा, इट विल बी अलोंग, क्या होगा, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा वाई एक्सिस के अलोंग होगा, या इन दोनों की कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन एक्स और वाई एक्सिस का कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसीलिए ये जो वेक्टर फील्ड होगा ये कहाँ पे लाई करेगा आपका, ये लाई करेगा आपका एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। जेड कंपोनेंट है ही नहीं तो जेड प्लेन पे आ ही नहीं सकता, क्वेश्चन ही नहीं है उसका, तो ये सिर्फ हो सकता है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। समझ में आ गया कि ये कैसे एनालाइज किया हमने, आंसर क्या आया वाई आई है प्लस एक्स जे है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है हमारा कंप्लीटली एक्स वाई प्लेन पे ही लाई कर रहा है, इसमें जेड कंपोनेंट है ही नहीं, तो जो भी वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस अगर ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन के अलोंग ही रहेगा वो, ऐसे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ही नहीं है उसका, ठीक है, क्लियर। नंबर 27 भी इट्स डन, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 बार कर्ल निकालना था, कर्ल निकाल के आपको एनालाइज करना है कौन से प्लेन के अलाउंग, 20, ये क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा अच्छा है, ये एप्लीकेशन बेस्ड है, वेव क्या बोलते हैं सॉरी, आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किया होगा, उसके क्वेश्चंस किए होंगे, क्वेश्चंस के ये एप्लीकेशन के बेस्ड, तो पॉज कीजिए एक बार ट्राई कीजिए क्या कर सकते हैं इसमें, फिर मैं आई एक्सप्लेन इट।
डन। चलिए फिर मैं करता हूँ यहाँ पे। तो हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं, नॉट के एक्स ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक है, प्लेन वेव से। हाँ चलिए, ये इलेक्ट्रिक सॉरी ईएम वेव नहीं है, यहाँ पे कोई भी वेव है, कोई भी कोई भी वेव है, तो हम उस वेव को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसी वेव को, अब दो अलग अलग वेव है, तो E1 लिखते हैं, E1 विल बी E नॉट K1, सॉरी ये x सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पे r लिखना होगा, K डॉट r होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन x एक्सिस के अलाउ नहीं है, कोई भी स्पेशल डायरेक्शन में हो सकता है। ये वेक्टर डॉट r वेक्टर, r हैट, ये है ये वेक्टर r हैट, सॉरी r हैट नहीं, r वेक्टर ही होता है, ये वेक्टर, ये वेक्टर r वेक्टर, जहाँ पे r क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर है, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये K1 हो गया, इक्वल टू E नॉट K2 डॉट r वेक्टर ओमेगा टी, ठीक है। ये कॉस का जो ये आर्गुमेंट है ना, कॉस के ब्रैकेट में जो है, कॉस के साथ जो आ रहा है, ये क्या होता है, हमेशा फेज होता है, किसी भी वेव का फेज देता है ये हमेशा, जो भी एंगुलर पार्ट होता है ना वो फेज होता है। तो दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकाल दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों का क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा ना, दोनों का फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस अगर हम डेल्टा फाई, इट विल बी इक्वल्स टू K2 वेक्टर डॉट r डॉट r माइनस ओमेगा टी होल माइनस K1 वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस ओमेगा टी। ये दोनों को डिफरेंस निकाल दे तो क्या आ जाएगा, फेज डिफरेंस, ठीक है। दिस इज क्लियर कि कोई भी वेव है, तो वेव का जो कॉस या साइन पार्ट के आर्गुमेंट्स होते हैं ना, वो उसके फेज होते हैं। फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों, दो अलग अलग वेव्स है अगर, दोनों वेव्स के बीच का, दोनों के फेज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे से, तो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डिफरेंस बचेगा वही क्या है, फेज डिफरेंस है। यहाँ पे अगर करें हम फेज डिफरेंस K2 r वेक्टर माइनस ओमेगा टी माइनस K1 वेक्टर और r, यहाँ पे ओमेगा टी और ओमेगा टी कैंसिल हो जाए, हमारे पास बचेगा K2 वेक्टर डॉट r, K1 वेक्टर डॉट r। यहाँ पे हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है, इसीलिए वो कार्टेशियन फॉर्म में ही लिखते हैं। हमारे पास K2 कितना है, 2 पाई बाई लैम्डा, ओके। फेज डिफरेंस हमें चाहिए होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, हमें एक्चुअल इनका माइनस या प्लस साइन नहीं चाहिए, हम इसको मॉडुलस ले लेंगे यहाँ पे, अगर प्लस या माइनस फॉर्म में आए तो उसको प्लस में ही रखें। हम फेज डिफरेंस हम सिर्फ देखते हैं ना, दो पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना, हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन सा फेज आगे है या कौन सा पॉइंट पे फेज पीछे है, ठीक है। आप लोगों ने अगर वो किया होगा, एलसीआर सर्किट से किया होगा, तो वहां पे पता होगा आप लोगों को, करंट लैग्स बिहाइंड या करंट प्रीसीड्स सक्सीड्स, ठीक है, करंट फॉलोज या लैग्स, ठीक, क्या होता है उसका फेज डिफरेंस प्लस है या माइनस है उस पर डिपेंड करता है। तो हमें यहाँ पे वो नहीं देखना है कि कौन सा आगे है कौन सा वो पीछे है, ठीक है, हमें बस देखना है कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इसलिए हम यहाँ पे मॉडुलस ले लेंगे। तो K1 वेक्टर है हमारे पास, K2 वेक्टर है माइनस हाफ आई हैट रूट 3/2 है, तो है माइनस हाफ आई हैट
माइनस इन डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें आर वेक्टर के साथ। तो आर वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स आई हैट प्लस वाई जे हमें के टू कितना, के वन कितना है, वाई पाई लैम बाई टू आई हैट माइनस रूट बाई टू जे हैट एक्स आई हैट। तो डॉट प्रोडक्ट तो लेना तो इजी ही है, यहाँ पे टू पाई बाई लैम्डा कांस्टेंट है, इसको बाहर यहाँ पे आई हैट का डॉट आई हैट के साथ जे हैट का डॉट जे हैट के साथ, ये आ जाएगा आपका माइनस हाफ एक्स माइनस रूट बाई टू, सिमिलरली ये माइनस टू पाई बाई लैम्डा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा आपका वन बाई टू रूट थ्री बाई टू जे, जे नहीं सॉरी वाई, और सिंपली बाई लैम्डा माइनस माइनस टू माइनस प्लस रूट दूसरे वाले का, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ पाई बाई लैम्डा एक्स माइनस एक्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, माइनस एक्स ना लेके सिर्फ मॉडुलस लेना है, तो इसलिए पाई बाई लैम्डा, ठीक है। तो ये आ गया आपका फेज डिफरेंस, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस हो गया ये। तो पाथ डिफरेंस निकालना है ना हमें, सॉरी क्या करना है यहाँ पे क्वेश्चन में, हमें हमें चाहिए फ्रिंज विड्थ चाहिए, ठीक है। फ्रिंज विड्थ मींस दो मैक्सिमा के बीच का गैप चाहिए हमें, ठीक है। सपोज x इक्वल टू जीरो पे अगर एक मैक्सिमा है, तो दूसरा मैक्सिमा कहाँ पे बनेगा वो चाहिए हमें, ठीक है। तो मैक्सिमा होने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, फेज डिफरेंस कितना चाहिए होता है, इफ डेल्टा फाई शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, डू यू रिमेम्बर कि एक मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता है, इक्वल टू टू पाई। तो डेल्टा फाई की जगह पे हम रखेंगे टू पाई बाई लैम्डा एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो x है यही क्या है इसका, हो सकते हो दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का गैप है, क्योंकि x क्या है, पोजीशन वेक्टर है, स्पेस में पोजीशन है ना। तो अगर x इक्वल्स टू जीरो पे एक मैक्सिमा है, तो x इक्वल्स टू लैम्डा पे दूसरा मैक्सिमा, इन दोनों के बीच का तो गैप ही तो हो गया ना, दोनों मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, दोनों मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, दो कॉन्सिक्वेटिव मतलब एक ब्राइट मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज और दूसरा ब्राइट फ्रिंज लगातार जो दोनों आएंगे, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, ठीक है। टू कोहेरेंट वेव्स है, दो कोहेरेंट वेव्स के बीच का हमने फेज डिफरेंस निकाल दिया, फेज डिफरेंस आया आपका टू पाई बाई लैम्डा एक्स, ठीक है। फेज डिफरेंस को हमें दो मैक्सिमा के बीच का गैप निकालना है, तो दो मैक्सिमा के बीच का फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, टू पाई होता है, तो इसीलिए उसको क्या कर दिया हमने टू पाई से इक्वेट कर दिया। तो टू पाई से इक्वेट करने के बाद हमारा एक्स का वैल्यू आ गया लैम्डा, तो ये एक्स का जो वैल्यू आया यही क्या है उसका, दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का गैप है, ठीक है। डन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट 20 एंड देन ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है कि मार्क्स टू ऑल हुआ था, चलिए फिर भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं हम। कंसीडर a Carnot cycle as shown in the figure. The ideal gas expanded from volume V1 to V during the during this process. The temperature T1 is constant and the entropy change is the temperature of the cold bath. जूम करके आपको
क्वेश्चन देख लो आप। यहाँ पे क्या है, ये कार्नट साइकिल दिया हुआ है हमें, ठीक है। एंट्रोपी और टेम्परेचर के फॉर्म फंक्शन में दिया है उसके ग्राफ में। हमने खास करके इसको पीवी डायग्राम में देखा होगा आप लोगों ने भी, थ्योरी क्लासेस में या फिर अपने कॉलेज कोर्सेज में। यहाँ पे इसको टेम्परेचर और एंट्रोपी के फॉर्म में दिया है। T2 is the temperature of the cold bath, T1 is T1 ज्यादा है, T2 कम टेम्परेचर। यहाँ पे निकालना है हमें, ऑप्शंस देखते हैं। वर्क डन अलोंग द पाथ ए, WAB माइनस NRT1 ln V2 by V1 NRT1। ओके, AB के अलोंग, AB का पाथ ये AB पाथ हो गया। फिर BC के पाथ के अलोंग भी निकालना है। और अच्छा, हमें 4 वर्क डन निकालने हैं। हम चारों वर्क डन निकालते हैं, फिर वहां से उसके बाद आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन आई रिमेम्बर मार्क्स टू ऑल हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ माइनर एरर है ऑप्शंस में, इतना ज्यादा रॉन्ग भी नहीं है बट है एरर। तो हमें वर्क डन अलोंग ए बी निकालना है, फिर डी और ए डी और डी ए। चलो 4 हमें वर्क डन निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं वर्क डन अलोंग ए। तो ए बी क्या है हमारा, ए बी आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल एक्सपांसन। तो ए पे अगर V1 वॉल्यूम है, बी पे V2 है, तो आइसोथर्मल एक्सपांसन। हाँ, आइसोथर्मल एक्सपांसन ही है ना। एंट्रोपी बढ़ रहा है तो क्या होगा, एक्सपांसन ही होगा ना। एंट्रोपी बढ़ने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसका एनर्जी भी चेंज नहीं कर रहे हैं हम। तो वहां पे अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है, S1 से S2, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रहा है ना हमारा। तो अगर एंट्रोपी बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ने का रीजन क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ने का रीजन क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपांसन, आइसोथर्मल एक्सपांसन में वर्क डन क्या होता है आप लोगों को याद है। आइसोथर्मल एक्सपांसन में होता है आपका एन ln V2 by V। यहाँ पे सिंपल है, सारे हाँ सारी चीजें वही है, सारे कन्वेंशन ही सेम रखती है हमने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, r टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे T1 है AB के अलोंग, तो T1 हो गया ln V2 कितना है, वॉल्यूम V2 और बाई, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर आप, तो वर्क डन इज इक्वल टू NRT1 ln V1। तो ये ऑप्शन ए, अच्छा ऑप्शन ए राइट होता अगर ये माइनस साइन नहीं होता। अच्छा हाँ, शायद यही एरर था, बाकी सारे तो मैच भी नहीं हो रहे। और ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में अगर ये माइनस साइन नहीं होता तो ये मैच होता। नेक्स्ट हमें निकालना है वर्क डन अलोंग, देखते हैं वर्क डन अलोंग बीसी। बीसी में क्या है हमारे पास, एंट्रोपी सेम है, ठीक है, एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा। और वहां पे क्या है हमारे पास, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए वर्क डन निकालने के लिए क्या है हमारे पास, ओके। बीसी का एक सेकंड रुकते हैं, बीसी और एडी का एक साथ में निकाल लेंगे। इससे पहले हम ओके, आइडियल गैस में क्या होता है, सब सारे पहले एक बार कॉन्स्टेंट्स लिख लेते हैं। V1 V2 आइसोथर्मल एक्सपांसन हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ। फिर नेक्स्ट क्या होता है हमारा, एडियाबेटिक एक्सपांसन। एडियाबेटिक एडियाबेटिक एक्सपांसन, ये एडियाबेटिक है वाला पार्ट। फिर होता है हमारा यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन। और नेक्स्ट लास्ट होता है हमारा यहाँ पे एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये चारों साइकिल्स है ना। तो यहाँ पे देखते हैं बीसी, तो वही करते हैं। बीसी में क्या है हमारे पास, एडियाबेटिक एक्सपांसन, ठीक है। एडियाबेटिक एक्सपांसन में क्या होता है आपका, टोटल हीट क्या होता है, जीरो होता है। क्यू इक्वल
डेल्टा यू प्लस ये होता है ना। तो डी क्यू एडियाबेटिक एक्सपांशन में डी क्यू क्या होता है, जीरो होता है। और डेल्टा यू क्या होगा, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्लस वर्क इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। ठीक है, तो ये वर्क अलोंग बीसी हो गया, और वर्क अलोंग डीए भी सेम आएगा, ये भी होगा माइनस डेल्टा यू। बीसी और डीए क्या है, हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे देखो तो बीसी के अलोंग क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। यहाँ पे बीसी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना। सिमिलरली डीए में भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, T2 से T1 जा रहा है, और बीसी में T1 से T2 आ रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा ना। ये नॉन जीरो आना चाहिए ना, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो होगा। इसका मतलब वर्क डन अलोंग बीसी और वर्क डन अलोंग डी, ये दोनों जीरो नहीं हो सकते, ये दोनों फॉर श्योर रॉन्ग ही है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में एडियाबेटिक प्रोसेस जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, कार्नट साइकिल में, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा क्या होगा, नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, ये कार्नट साइकिल वाले में। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन तभी जीरो होगा अगर इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रहा। तो क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी और डी कैंसिल हो गए। अब लास्ट बचा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या होगा हमारे पास, वर्क डन इक्वल सी, यहाँ पे भी सेम चीजें रखनी है, माइनस एन आर एल एन बी फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एन आर, सीडी पे देखो तो अगर आप, तो सीडी पे टेम्परेचर T2 है ना, यहाँ एन आर टू होगा, एल एन फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे V3 और V4। अगर V4 है और ये V3, यहाँ पे आ जाएगा आपका एल एन V4 बाई V3। ये क्लियर है। तो V4 और V3 के फॉर्म में नहीं है हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन है V2 और V1 के फॉर्म में। तो V3 और V4 को क्या V1 V2 के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो इसका आंसर है कि हाँ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करना होगा, एडियाबेटिक इक्वेशन यूज, ए और डी के बीच में, सिमिलरली सी और बी के बीच में एडियाबेटिक इक्वेशन। तो ए में एडियाबेटिक क्या होता है, टी वी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। यहाँ पे अगर रखें तो v और p को t के फॉर्म में लिखे अगर हम, तो p इक्वल्स टू v बाई टी हो जाएगा, 1 माइनस टी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है ना, हाँ t टाइम्स तो t गामा माइनस 1। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, एक तो होता है कि पी वी रेज टू गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, दूसरा होता है हमारे पास टी वी गामा माइनस 1 इक्वल्स टू। ठीक है, तो एक बार हम इसको यूज करते हैं बी और सी के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो बी और बीसी में क्या होगा आपका, बी पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, वॉल्यूम V2 है, माइनस 1 इक्वल्स टू सी पॉइंट पे टेम्परेचर T2 है और वॉल्यूम V3 है। ठीक है, यहां से आ जाएगा आपका T1 इज इक्वल्स टू V3 बाई V2 होल पावर गामा माइनस 1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम उसको DA के लिए लगाएं, तो डी पे टेम्परेचर है हमारे पास, और ए डी पे 2 है, वॉल्यूम V4 है, गामा माइनस, ए पे टेम्परेचर हमारा T1 है, वॉल्यूम V1 है। यहाँ पे अगर करोगे आप 1 बाई T2 इज इक्वल्स टू V4 बाई V1 माइनस, तो इन दोनों को अभी इक्वेट कर सकते हैं। इन दोनों को अगर इक्वेट कर दे तो हमारा वॉल्यूम V4 बाई V1
इज इक्वल टू V3 बाई, यहाँ से हमें V4 बाई V3 लिखे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन यूज करके हम क्या रख सकते हैं, अभी यहाँ जो हमने वर्क डन निकाला था V4 बाई V3 क्या हो जाएगा, V1 बाई V2 माइनस, ओके माइनस साइन नहीं आएगा, सॉरी हमने तो वर्क डन लिखा है ना, सिंपली फाइनल वॉल्यूम ही रखा है, एन आर टी एल एन, फाइनल वॉल्यूम V4 बाई V3 था, तो V4 बाई V3 को लिख सकते हैं हम V1 बाई V2। ठीक है, तो यहाँ पे V2 बाई V1 है, तो माइनस फॉर्म आएगा, माइनस एन एल एन, एल एन को अगर इन्वर्स कर दे तो बाहर हमें माइनस साइन रखना पड़ता है, V2 बाई V1। यहाँ पे देखो आप, तो ऑप्शन सी, ये सारी चीजें ठीक है, बस टेम्परेचर T2 होना चाहिए था, ऑप्शन सी भी रॉन्ग ही है। यही कोई ये दोनों ऑप्शन में कुछ माइनर सा मिस्टेक हो गया, यही इन लोग। क्वेश्चन नंबर ए, इस ऑप्शन में माइनस नहीं होना चाहिए था, या फिर सी ऑप्शन में T1 की जगह पे T2 होना चाहिए था, तो ऑप्शन राइट होता, तो ये मार्क्स टू ऑल गया था। बट आप लोग समझ में आ गया ना ये ऐसे क्वेश्चंस कैसे कर सकते, ये मार्क्स टू ऑल था क्वेश्चन, सबको मार्क्स मिले। तो आप टेंशन नहीं लेना होगा, आपको स्ट्रेस कोई भी नहीं है कि अगर ऑप्शंस रॉन्ग हुए, क्वेश्चंस रॉन्ग हुए तो क्या होगा। अगर वो वैसा कुछ केस होता है तो सबको मार्क्स मिले। ठीक है, और जब मैं बाहर आ गया था, मैंने जब ये सॉल्व किया कि ये तो मार्क्स टू ऑल होगा आई गेस, मुझे पता चल गया था जब मैंने बाहर सॉल्व किया, तो मुझे बहुत ज्यादा आई वाज फीलिंग बैड कि मैंने एग्जाम हॉल में बैठ के बहुत ज्यादा टाइम लगाया था इसमें, मेरी 6-7 मिनट लगाए थे मैंने ये क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि मैच ही नहीं हो रहा था, तो मैंने क्रॉस फिर से डबल चेक किया कि क्या पता मैंने कोई साइन तो मिस्टेक नहीं किया है, फिर लास्ट में जाके मैंने ऑप्शन ए को टिक किया था। देखते हैं अगर मार्क्स टू ऑल हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी कर देता हूँ, क्लोजेस्ट आंसर यही था मेरे हिसाब से, तो वही मैंने ऑप्शन ए किया था, बट ये लास्ट में मार्क्स टू ऑल हुआ, एंड आई रियली रियली वाज फीलिंग बैड कि मैंने इतना ज्यादा टाइम लगा के क्यों। तो वही आप लोगों को भी क्वेश्चन अगर ज्यादा आप सही किए हो, अगर आपको लग रहा है कि मैंने सही किया है सारी चीज, कोई मिस्टेक्स नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शंस रॉन्ग ही हो सकते हैं और वो मार्क्स टू ऑल जाएगा, तो स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, ये फिर लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, करते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 की increases from 2 meter per second per second 10 seconds, पावर रिक्वायर्ड, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पावर चाहिए। पावर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम सेकेंड। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क एनर्जी रिलेशन अगर आपको पता होगा तो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है ना, डेल्टा की काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हुआ वही तो उसका वर्क डन है। ठीक है, यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस एम V1 स्क्वायर, तो हाफ एम कॉमन ले लेता हूँ मैं, V2 V1 स्क्वायर। अब देखो तो V2 स्क्वायर कितना, हाफ मास की जगह पे कितना रखना है हमें, यहाँ पे 20 किलो है, V2 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी कितना है 6 है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 है, 36 माइनस 4, ये आ जाएगा 320, ये आ गया वर्क डन। तो पावर निकालने के लिए पावर इक्वल्स टू वर्क बाई,
वर्क 320 जूल है, टाइम हमारे पास कितना है 10 सेकेंड्स है, 10 यहाँ से 32 आंसर होगा। ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में। ये भी मैं देख के तुरंत खुश हो गया था कि इसको मैं 1-2 मिनट्स में ही कर दूंगा। 1-2 मिनट बोल रहा हूँ, 30-35 सेकंड्स में यही इतना ही तो करना था। काइनेटिक एनर्जी निकाल के डिफरेंस निकालना था, कोडन आ गया, कोडन को 10 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मैं एग्जाम में तो इससे जल्दी कर रहा था। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करके 10 को डिवाइड करना है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। मैं यहीं पे ये 320 आया तो 32 मैंने सीधे कर। आई होप आप लोगों को अच्छा आइडिया मिला होगा कि मैंने कैसे किया और आप लोग भी कैसे थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो, क्योंकि जैम के पेपर में सिर्फ राइट आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको टाइम बचाना भी इंपॉर्टेंट है। इसी बार का ही पेपर हुआ था तो बहुत ही ज्यादा टाइम कम पड़ा था। मैं शायद 52 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया था, मैं 8 क्वेश्चन नहीं कर पाया था, क्योंकि टाइम थोड़ा कम ही पड़ता है। पता नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता था कि टाइम कम हो रहा था। बट मैंने जो 52 क्वेश्चंस किए थे, वो 52 क्वेश्चंस मैंने पूरे मन से किए थे, अच्छे से किए थे कि राइट आंसर आने तक की। तो वही आप भी मेक श्योर करना कि जो क्वेश्चंस कर रहे हो आप वो अच्छे से करना, और थोड़ा सा अगर कोई कोई क्वेश्चंस इजी है, इजी क्वेश्चंस को थोड़ा रैपिडली, थोड़ा जल्दी, कम टाइम लगा के ही करना, क्योंकि जो एवरेज टाइम 2-2.5 मिनट्स मिलते हैं वो सारे क्वेश्चंस पे उतनी नहीं लगा पाओ। कुछ क्वेश्चंस पे एक्स्ट्रा लगते ही हैं। क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा लगता है कि कर लूंगा मैं, बट वो थोड़ा ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए वहां पे टाइम लगाने के लिए आपको कहीं टाइम बचाना पड़ेगा, तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो इतने इजी इजी से आते हैं, इन क्वेश्चंस पे आप टाइम बचा सकते हो अच्छे से। इनमें आप टाइम बचाना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक। सी यू इन द नेक्स्ट वन। और मैं फिर से आपको बोलूंगा कि आपको कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट में डाल सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में है लिंक उसका। व्हाट्सएप ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट लेके कोई भी क्वेश्चन का डाउट मार्क करके आप दे सकते हो, मैं अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे उसको आंसर कर दूंगा। ठीक है, कोई भी डाउट होने से, कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा कि क्या करना अच्छा होगा क्या नहीं, तो सारी चीजें, कुछ भी आपको डाउट हो प्रिपरेशन रिलेटेड, पढ़ाई के रिलेटेड, कोई भी डाउट होने से आप वहां पे डालना। आई ट्राई टू आंसर। और सानू सर भी ग्रुप में ही है तो वो भी आंसर करेंगे, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाएंगे, अच्छे से गाइडेंस भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना करते हैं, बाय बाय, कल मिलते हैं।